हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआरबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एचआरएम के मॉड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन की स्टार्टिंग हम एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के साथ करेंगे जो कि रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970। ठीक है। तो ये जो एक्ट था वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए जो है वो लेकर आया गया था। इस एक्ट का जो मेन पर्पस था वो यही था कि कंपनीज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जा सके और उसके एक्सप्लॉयटेशन को जो है वो रोका जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करते हैं। ठीक है। तो पहले केस स्टडी देखेंगे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो केस स्टडी क्या है? दिस इज अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट गवर्न्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स बाय द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का जो काम है वो इसी एक्ट का है। ठीक है। और कंपनीज को इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है। ये जो एक्ट है वो बेसिकली कंपनीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वेलफेयर है, जो राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, उनको रेगुलेट करती है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको जो है वो रोका जा सके। ठीक है। अब इस एक्ट के बेसिस पे, इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिफाइन करती है, क्योंकि ये एक्ट किसके लिए लेकर आया है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए ही लेकर आया गया है। पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी वेयर दे परफॉर्म देयर वर्क। तो ये बिल्कुल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं ना उनको कंपनी खुद हायर नहीं करते। कंपनी तो अपने परमानेंट जो लेबर होती है या एम्प्लॉयज होते हैं उनको हायर करती है, बल्कि कंपनीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है इन लेबर को जो है वो हायर करती है। ठीक है। क्योंकि जब कंपनी को जरूरत होती है तभी इनको बुलाया जाता है। दे आर कॉमनली यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, सीजनल वर्क और मीट फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड। ये भी करेक्ट है। ठीक है। देखो मेनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ये टेम्परेरी बेसिस पे इनको अपॉइंट किया जाता है। जब कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आता है जहां पर मैन पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर कोई सीजनल वर्क है या फिर वर्कलोड बढ़ गया है तो उस समय के लिए इनको जो है वो हायर किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अरेंजमेंट्स आर ऑफन टेम्पररी और शॉर्ट टर्म नेचर। तो ये भी करेक्ट है कि टेम्पररी बेसिस पे होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए हायर किया जाता है, जैसे कि एक सीजन के लिए बस। दे आर एम्प्लॉयड बाय सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर और लेबर सप्लाई एजेंसी। तो ये भी करेक्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से अपॉइंट नहीं करती बल्कि किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर लेबर सप्लाई एजेंसी के द्वारा उनको अपॉइंट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिफाइन कर रही है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता क्या है वो समझ आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the minimum number of contract labor required in establishment for act to apply in most states? ठीक है। तो किस कंपनी पे ये एक्ट अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो हायर किए हुए हैं। ठीक है। अगर हम ज्यादातर स्टेट्स की बात करें तो कोई भी कंपनी जहां पर 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। बस महाराष्ट्र को छोड़कर, महाराष्ट्र पे ये जो लिमिट है वो कितनी, यहाँ पर 50 लेबर्स की है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। तो मिनिमम 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने चाहिए किसी कंपनी के अंदर, तभी उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। पर महाराष्ट्र के केस में ये कितना है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट वेयर द वर्क इज। मतलब कि कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है जिसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है? ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर कंटिन्यूस और परमानेंट बेसिस पे काम होता है, या फिर जहां पर काम जो हाईली स्किल्ड लेबर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर रूरल एरियाज में लोकेटेड होते हैं, या फिर नॉट कंटिन्यूस और परमानेंट। फटाफट से यहाँ पर बता दिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक तो आपको पता ही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो गिनती है वो 20 से कम है तो उसके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बाकी काम पे भी डिपेंड करता है कि काम किस तरह का चल रहा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है
जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे जो है वो काम नहीं करती है, परमानेंट नेचर का काम जो है वो नहीं करती है, कभी कभी काम शुरू कर देती है फिर काम बंद कर देती है, फिर काम शुरू कर देती है फिर काम बंद कर देती है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर ये जो एक्ट होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970। ठीक है, तो कौन सी प्रोविजन यहाँ पर करेक्ट है? पहले देखो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट अंडर द एक्ट फॉर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना चाहती है, हायर करना चाहती है, तो उसे इस एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें भी अपने आप को रजिस्टर करवाना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद वेजेस मस्ट बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये एक और एक्ट है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो वेजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, वो कौन पे करता है? कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं उनको वेजेस वही कॉन्ट्रैक्टर पे करता है जो उसको लेकर आया होता है, ना कि कंपनी पे करती है। कंपनी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग जो है वो वेजेस पे करनी पड़ती है। और अगर बाई चांस कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है वेजेस का, तो जो भी पैसा बचा होता है, जो भी वेजेस होते हैं, वो कौन पे कर देता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो पे कर देता है। ठीक है, अब ये तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन बी हायर्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हायर किया जाता है, चाहे उसमें उसके बारे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या फिर ना पता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई तभी अपॉइंट किया जाएगा अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको अलाउ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेकर आ सकता है। तो ये सभी प्रोविजन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। ठीक है, देखो ये जो एक्ट था वो बेसिकली हमारी जो शॉप्स होती है ना, या फिर जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, उनके लिए जो है वो बनाया गया था, ताकि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस और उसके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ताकि उसके एक्सप्लॉइटेशन को जो है वो रोका जा सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? टू रेगुलेट वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना, या फिर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स। जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, या फिर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन इन शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? प्राइमरी पर्पस क्या है बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि शॉप्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को जो है वो रेगुलेट करना, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना हो सके। ठीक है, उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर द बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है या फिर एस्टैब्लिशमेंट है जो कि बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948 के अंडर नहीं आते, जिसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता ये वाला एक्ट? शॉप्स, होटल्स, या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, या फिर फैक्ट्रीज। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? शॉप्स, होटल्स, फैक्ट्रीज, या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट? एनीबॉडी, एनी गेसेस? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फैक्ट्रीज इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि फैक्ट्रीज के लिए अलग से एक एक्ट बनाया हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो वो इनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एम्प्लॉय वर्क आवर्स अंडर द बॉम्बे शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो एम्प्लॉय के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, एम्प्लॉय शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क मोर देन 9 आवर्स इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक। तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक एम्प्लॉय जो है एक दिन के अंदर 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, और एक वीक के अंदर 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। हालांकि अगर जो हमारा एम्प्लॉय है वो अकाउंट्स प्रिपरेशन का काम करे या फिर स्टॉक टेकिंग का काम करे, तो उस केस में एक हफ्ते के अंदर 6 घंटे एक्स्ट्रा वो काम कर सकता है, और एक साल के अंदर वो 6 डेज जो है वो एक्स्ट्रा काम जो है वो कर सकता है। पर इससे ज्यादा नहीं।
उसके बाद एक्ट मैंडेट्स रेस्ट इंटरवल टू इंश्योर दैट नो एम्प्लॉय वर्क कंटिन्यूअसली मोर देन 5 आवर्स। तो यहाँ पर कंपल्सरी एक्ट में बोला गया है कि एक ब्रेक होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए, मिनिमम 5 घंटे के बाद एक ब्रेक होना चाहिए, और वो जो ब्रेक है वो कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, ताकि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो लगातार काम ना करे जिससे उसकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़े। ठीक है, ये भी करेक्ट है। एवरी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मस्ट रिमेन क्लोज ऑन वन डे ऑफ द वीक एंड द एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू देयर वेजेस फॉर दैट डे। देखो, अब जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कम से कम हफ्ते में एक दिन बंद रहेगी, और उस दिन का पैसा भी जो है एम्प्लॉय को मिलेगा, यानी कि हफ्ते के अंदर एक छुट्टी तो एम्प्लॉय को देनी बनती है। तो ये सारी प्रोविजंस क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी थी, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 is a significant piece of legislation that governs the formation, operation, regulation of trade unions. What is the primary objective of Trade Union Act 1926? ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझो कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। ट्रेड यूनियन होता क्या, देखो जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के अंदर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है। अब देखो, एम्प्लॉयर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, सारी पावर उसके पास होती है। अगर हम एक सिंगल एम्प्लॉय की बात करें, तो सिंगल एम्प्लॉय के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर चाहे तो इसे जब चाहे काम से निकाल सकता है, इसके साथ कोई गलत भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन जो है वो बनाई गई। ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलकर यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये ट्रेड यूनियन बेसिकली एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी कि जब भी एम्प्लॉयर के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बातचीत करनी होती है, जो ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉयज के बिहाफ पर जो है वो काम कर रही होती है, यानी कि एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन वगैरह जो है वो कर रही होती है, जिससे इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप ये सोच के देखो, एक एम्प्लॉय है, अगर वो काम छोड़कर जाना चाहता है तो कुछ नहीं बोलेगी कंपनी, बोलेगी जा। पर अगर मान के चलिए यहाँ पर 1,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो साथ में मेरे बोल रहे हैं कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, तो यहाँ पर कंपनी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन का काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो ट्रेड यूनियन कैसे बनेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, है ना, इस सभी से रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर जो है वो दिया गया है। तो इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो एम्प्लॉइज है उनके बीच में जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेगुलेट करना है, या फिर टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड गिव देम अ लीगल स्टेटस। तो ट्रेड यूनियंस को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना और उन्हें एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना, या फिर टू कंट्रोल द वेजेस ऑफ वर्कर इन वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर जो वेजेस पे की जा रही है वर्कर्स को, उसे कंट्रोल करना, या फिर टू एनफोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द वर्क प्लेस। तो क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, फटाफट से 4 बॉक्स में डालिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से 4 बॉक्स में डालिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड गिव देम अ लीगल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप फॉर्म to regulate a relation between workmen and employers or among workmen and employers and impose restriction on the conduct of trade or business. Which of these statement is correct regarding the trade union registration? देखो, ट्रेड यूनियन क्या है, मैंने आपको बताया था, ये एक ग्रुप होता है जिसको एम्प्लॉयज मिलकर जो है वो बनाते हैं, एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पर वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, या फिर वर्कमैन के आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको मैनेज करता है, और इंश्योर करता है कि जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो रोका जा सके, चाहे वो एम्प्लॉयज की तरफ से है चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से है। तो इन्हें ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले देखो, ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इफ इट हैज एटलीस्ट 7 मेंबर्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ट्रेड यूनियन है कम से कम उसके 7 मेंबर होना चाहिए अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। साथ के साथ अगर हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंपनी के कम से कम 100 मेंबर, या फिर जो टोटल मेंबर है उसके, मतलब जो टोटल एम्प्लॉयज है उसका 10% इस ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए 1,000 एम्प्लॉयज जो है वो काम करे, तो इसका 10% कितना हुआ, 10% हमारा कितना हो गया यहाँ पर 100। ठीक है, तो या तो 100 या फिर 10%, इनमें से जो भी यहाँ पर कम हो, इतने
एम्प्लॉयज जो है स्टेट यूनियन के मेंबर होने चाहिए, तभी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, यानी कि 10% एम्प्लॉयज का कम से कम सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर द ट्रेड यूनियन दैट एग्जिस्ट फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर रजिस्ट्रेशन मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर कोई ट्रेड यूनियन है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है और उसने बिना रजिस्ट्रेशन के 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर लिया है, तो उस केस में अगर उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी जो है वो देनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी, तो ये भी करेक्ट है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस बिकम लीगल एंटिटीज सेपरेट फ्रॉम देयर मेंबर्स, तो ये भी करेक्ट है। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है जैसे ही वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो एक सेपरेट एंटिटी जो है वो बन जाती है, यानी कि लॉ की नजर में जो ट्रेड यूनियन है उसके जो मेंबर्स हैं वो तो सेपरेट एंटिटीज है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर केस स्टडी जो आपको डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को समझने से पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है इसका मतलब समझो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सिंपल सा मतलब है कि एक कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर मतभेद हो जाता है, वही आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। जैसे मान के चले जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय कह रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है वो 10% से बढ़नी चाहिए और एम्प्लॉयर कह रहा है कि हम तो आपकी 2% से सैलरी बढ़ाएंगे, तो इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो रहा है। एम्प्लॉय कह रहा है हम काम नहीं करेंगे, ये कह रहा है कि हम आपको फिर काम से हटा देंगे, आपको वेजेस नहीं पे करेंगे, है ना। तो इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस एक्ट को जो है वो बनाया गया था। तो ये एक्ट बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिसको फॉलो करके जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उनको सेटल किया जाता है ताकि इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी को मेंटेन किया जा सके। ये बेसिकली यहाँ पर मैकेनिज्म और प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम आसानी से कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो उसको इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, उसे सेटल कर पाते हैं, और सेटलमेंट के लिए हम लोग कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन का सहारा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन व्हिच प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूट। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इंक्लूड, तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। पहले देखो, टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयर उनके बीच में जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना फिर सेटल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू इंश्योर सोशल जस्टिस, हार्मनी, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि हार्मनी जो है मेंटेन की जा सके और सोशल जस्टिस को भी मेंटेन किया जा सके, यानी कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में से अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसको उसकी सजा जो है वो मिलनी चाहिए और दूसरे पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स दोनों को यहाँ पर प्रिवेंट जो है वो करने का काम करता है। उसके बाद टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कर इन केसेस ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट ऑफ क्लोजर, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अगर बाई चांस ले ऑफ होता है ना, कंपनी अपना काम टेम्परेरी बेसिस पे बंद करती है, तो यहाँ पर कंपनसेशन वर्कर को मिल सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 defines the appropriate government as a central government for certain industries and services under the state government for and the state government for other, in which of the following industries central government is not the appropriate government under the act। देखो, इस जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है इसने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो है वो डिफाइन किया, यानी कि अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है तो कौन सी गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे सर्विसेज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो मानी जाती है। जैसे एग्जांपल की बैंकिंग हो गया, ठीक है, तो बैंकिंग जो सर्विसेज है वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट का कहीं पे भी रोल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट रन इंडस्ट्री है जैसे कि रेलवे हो गया, तो वहां पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइंस और रिटेल, लोकल रिटेल शॉप्स। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोकल रिटेल शॉप इज द करेक्ट आंसर। और इसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी, क्या होगी हमारी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वर्कमैन रेफर्स टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस एंगेज्ड इन स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल सुपरवाइज्ड ऑपरेशनल टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड सर्टेन कैटेगरीज आर एक्सक्लूडेड सच एज। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर वर्कमैन की प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर चाहे वो अप्रेंटिस ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी तरह का स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी रोल में ऑपरेशनल काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है, क्लरिकल वर्क कर रहा है, तो वो वर्कमैन हुआ। हालांकि इस डेफिनेशन में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो वो कौन है? पहले देखो मिलिट्री लॉ, ठीक है, पुलिस सर्विस, मैनेजरियल रोल और सुपरवाइजरी रोल, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जो कि वर्कमैन की कैटेगरीज में नहीं आती? फटाफट से बता, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कौन सी कैटेगरीज आती हैं एक्सक्लूडेड है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे आप कहोगे सर यहाँ तो सुपरवाइजर लिखा है। देखो सुपरवाइजरी रोल की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है सैलरी की, उसके बेस पर होता है। अगर उस कम होती है तो ऐड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हम सुपरवाइजरी रोल को भी मान के चलेंगे कि ये भी यहाँ पर एक्सक्लूडेड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ए वर्क कमेटी मस्ट बी फॉर्म इन एस्टैब्लिशमेंट विद। देखो अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात करें तो एक वर्क कमेटी जो है वो बनाना जरूरी है कंपनीज के लिए, ठीक है। पर उन्हीं कंपनीज के लिए जहां पर जो वर्कमैन है उनकी गिनती 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा, मतलब कि ये सारी कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनीज जहां पर जो वर्कमैन की गिनती 100 या 100 से ज्यादा है वहीं पे ये कंपल्शन होती है कि एक वर्क कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। वर्क कमेटी का काम क्या है? तो सिंपली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखना, ठीक है। इस कमेटी के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कमैन और एम्प्लॉयर के, यानी कि कुछ लोग एम्प्लॉयर की तरफ से होते हैं और कुछ लोग वर्कमैन की तरफ से होते हैं। मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 20 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 which has been notified by the government of India while its official gazette notification number 60 dated 29 September 2020 it subsumed the three major central laws namely, ठीक है। तो ये देखो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 के अंदर जो है वो आया गया था, इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। तो इस कोड ने बेसिकली यहाँ पर तीन मेजर सेंट्रल लॉज जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ डील करते हैं उनको सबसुम करके एक यहाँ पर कोड जो है वो बना दिया गया था। तो वो तीन मेजर सेंट्रल लॉज कौन से हैं? पहले देखो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 या फिर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कौन से तीन मेजर सेंट्रल लॉज हैं जिनको मर्ज करके एक सिंगल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो है वो बना दिया गया था? कौन से तीन एक्ट है फटाफट से बता दीजिए। The Industrial Act, the Industrial Dispute Act 1947, the Trade Union Act 1926, the Employment Standing Order Act 1946 या फिर the Factories Act 1948। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो तीन एक्ट थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इनको सबसम करके तीन मेजर सबसम करके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो है वो बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्कर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात करें तो जो वर्कर की डेफिनेशन थी ना इसको ब्रॉड कर दिया गया था, एक्सपैंड कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? द डेफिनेशन ऑफ वर्कर हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एज पर स्पेसिफिक एक्ट। तो वर्कर की डेफिनेशन वो एक्सपैंड करेंगे जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट या फिर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं उनको भी वर्कर की डेफिनेशन में जो है लेकर आया गया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन यहाँ पर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में यानी कि वो सुपरवाइजर है और उसकी जो अर्निंग है सैलरी है वो 18,000 पर मंथ से कम है या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग अमाउंट नोटिफाई की है तो वो आपके यहाँ पर वर्कर जो है वो कहलाएंगे। उसके बाद इट ओनली कंसीडर एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 18,000 पर मंथ एज अ वर्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ वर्कर, पर ये तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर द लेबर डिस्प्यूट रेगुलेशन एक्ट 1947 अंडर द लेबर रिलेशन बिल 2019 वाज इनिशियली सेट एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग
100 और मोर एम्प्लॉय द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हैज रेज्ड दिस थ्रेशोल्ड टू। देखो पहले क्या होता था कि जो ये हमारे लेबर डिस्प्यूट रेगुलेशन एक्ट 1947 था, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज और एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता था जहां पर एम्प्लॉयज की जो गिनती है 100 या 100 से ज्यादा होती थी। पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने इसे बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाया था? अब यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज की लिमिट है, 20 200 एम्प्लॉयज की लिमिट है, 30 300 एम्प्लॉयज की लिमिट है, या फिर 400 एम्प्लॉयज की लिमिट है। तो ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो आपने यहाँ पर चैट बॉक्स में बताना है। 100 एम्प्लॉयज, 200 एम्प्लॉयज, 300 एम्प्लॉयज या फिर 400 एम्प्लॉयज। तो इसके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 300 एम्प्लॉयज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 300 एम्प्लॉयज इज द करेक्ट आंसर। इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 300 जो है वो कर दिया गया था। उसके बाद देखो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 provides a new concept for negotiation trade unions or negotiating council in an industrial company according to stated provision। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने ये जो ट्रेड यूनियंस थे ना, इसका एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आया था। वो नए कॉन्सेप्ट के प्रोविजंस क्या है, पहले देखो। इफ देयर इज ओनली वन यूनियन इंडस्ट्रियल कंपनी द एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द यूनियन एज अ सोल बार्गेनिंग यूनियन फॉर वर्कर्स। देखो अगर मान के चलिए कंपनी है, ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन है, तो इस केस में जो एक्सवाइजेड कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो सीधे तौर पर इस ट्रेड यूनियन को सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि मान लेगा कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये एम्प्लॉयज की तरफ से जो है उससे बात जो है वो करेगी, यानी कि ये बार्गेनिंग जो है वो करेगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मल्टीपल यूनियंस हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलिए एक ए यूनियन है, एक बी यूनियन है, एक सी यूनियन है, तो इस केस में जिसके पास 51% एम्प्लॉयज का सपोर्ट होगा एटलीस्ट, उनको यहाँ पर कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। जैसे मान के चलिए इसके पास 52% का सपोर्ट है टोटल 100% एम्प्लॉयज में से, इसके बाद 30% का है, और जो बाकी बचा वो इसके पास बचा है। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पर? 100 माइनस 52। तो जो 18% का जो सपोर्ट है वो सी के पास है, तो इस केस में सीधे सीधे ए को जो है वो सिलेक्ट कर लेगी कंपनी, यानी कि ये एम्प्लॉयज की तरफ से उससे बात जो है वो कर सकती है। ठीक है, अगर किसी केस में मान के चलिए जो मल्टीपल यूनियंस और किसी भी यूनियन के पास 51% एम्प्लॉयज का सपोर्ट नहीं है, जैसे मान के चलिए इसके पास 40% का सपोर्ट है, इसके पास 30% का सपोर्ट है, इसके पास भी 30% का सपोर्ट है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो कंपनी होती है वो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी। क्या बनाएगी? नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी, जहां पर वो इन यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, अब देखो ये जो यूनियन सिलेक्ट किए जाएंगे उनको कम से कम 20% का सपोर्ट होना जरूरी है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बताता हूं। अगर एक ही ट्रेड यूनियन है तो कंपनी सीधे सीधे उसी को मान लेगी कि ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज के बेहाफ पर काम करेगी। अगर मल्टीपल है और किसी के पास मेजोरिटी 51% का सपोर्ट है तो उसे कंपनी सिलेक्ट कर लेगी। अगर मल्टीपल यूनियंस और किसी के पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर वो ट्रेड यूनियंस जिनके पास एटलीस्ट 20% का सपोर्ट है उनसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा उस काउंसिल के अंदर, और वो बैठ के जो है वो बार्गेनिंग करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हाउ मेनी डेज इन एडवांस मस्ट एम्प्लॉयज नोटिफाई द एम्प्लॉयर बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। देखो अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज के पास एक टूल होता है, ठीक है, क्या होता है? जब उसे एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवानी होती है वो स्ट्राइक कर दे। स्ट्राइक करने का मतलब वो काम करने से मना कर देती है। देखो अब स्ट्राइक की वजह से क्या होता है? नुकसान होता है एम्प्लॉयर को, जिससे वो इनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि जो स्ट्राइक होता है वो अचानक से कर दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉयर को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए इस कोड ने लेकर आया कि चाहे एम्प्लॉय है चाहे एम्प्लॉयर है, अगर वो स्ट्राइक करना चाहते हैं, लॉकआउट करना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयज अगर वो कहना चाहते हैं कि हम स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, तो 14 दिन पहले, स्ट्राइक से जाने से पहले 14 दिन पहले वो एम्प्लॉयर को नोटिफाई कर देगी कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएट वगैरह कर सके और स्ट्राइक होने से रोक सके। अचानक से हो गया तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, और ये जो नोटिस होता है, ये जो स्ट्राइक नोटिस होता है वो 60 दिनों के लिए जो है वो वैलिड रहता है, मिनिमम मैक्सिमम सॉरी, कि 60 दिनों तक ये एप्लीकेबल है। 60 दिनों के अंदर अंदर में आप स्ट्राइक कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्रेश नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। सेम केस लॉकआउट में होता है। लॉकआउट क्या होता है? अगर हम लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट में जो एम्प्लॉय होता है
वो काम बंद करवा देता है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी लॉकआउट करवाना चाहती है तो उसे भी 14 दिन का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, और जो वो लॉकआउट नोटिस होता है वो 60 डेज के लिए मैक्सिमम वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो द इंडस्ट्रियल कोड रिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन वेयर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड होंगे। पहले देखो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एडवांस नोटिस पीरियड ऑफ 14 डेज। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चाहे हम स्ट्राइक्स की बात करें चाहे लॉकआउट्स की बात करें, तो 14 दिन का जो नोटिस दिया, इस नोटिस पीरियड के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर में आप यहाँ पर ना तो स्ट्राइक कर सकते हो ना ही लॉकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस और 7 डेज आफ्टर द आर्बिट्रेशन हैज कंक्लूडेड। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है जो कि दोनों पक्षों की बातों को सुनती है और अपना फैसला जो है वो सुनाती है। तो अगर यहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रही है तो इसके दौरान स्ट्राइक या फिर लॉकआउट नहीं किया कर सकते। जैसे अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसके खिलाफ फैसला आने वाला है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि जब यहाँ पर प्रोसीडिंग चली रही है तभी वो यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ के साथ जब ये आर्बिट्रेशन हो जाएगा तो उसके कम से कम 7 दिन के बाद ही वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं या फिर लॉकआउट वगैरह किया जा सकता है। यानी कि आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के दौरान भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ प्रोसेस पूरा होने के 7 दिन के अंदर अंदर में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट एंड अप टू 60 डेज आफ्टर सच प्रोसीडिंग। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तब भी यहाँ पर स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर अप टू जब केस का फैसला हो गया है तो केस का फैसला आने के 60 दिनों तक भी यहाँ पर स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो नहीं की जा सकती। तो ये सारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा। उसके बाद देखो अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड what is the time frame for employers to report any strike or lockout to the relevant government authority and the arbitration officer। अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात करें तो टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या है एम्प्लॉयर्स के लिए, कि अगर कोई भी यहाँ पर मान के चलिए स्ट्राइक हो गई है या फिर स्ट्राइक का नोटिस है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर उन्हें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को या फिर आर्बिट्रेशन ऑफिसर को नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है विद इन 24 आवर्स, विद इन 3 डेज, विद इन 5 डेज या फिर विद इन 7 डेज। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विद इन 5 डेज का करेक्ट आंसर। अगर एम्प्लॉयर के पास कोई भी नोटिस आया है स्ट्राइक का या फिर स्ट्राइक हो चुकी है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर आर्बिट्रेशन ऑफिसर को उसे 5 दिनों के अंदर अंदर में ही रिपोर्ट करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हो चुकी है या फिर होने वाली है। उसके बाद देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्ड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देखो ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है इसको लेकर आया गया था ताकि जो यहाँ पर वेजेस प्रोवाइड की जा रही है उसे रेगुलेट किया जा सके और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको टाइमली मैनर में एडुकेटली जो है वो वेजेस यहाँ पर पे की जा सके। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो यहाँ पर इट इज अ लेबर रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज व्हिच वोज वेजेस आर लेस देन 24,000। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो एक्ट है वो बेसिकली उन एम्प्लॉयज पे लागू होता है जिसकी जो वेजेस है वो 24,000 रुपए से कम है। ठीक है, ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस यहाँ पे टाइमली और ऑर्डरली मैनर में मिल जाए और किसी भी तरह की अनजस्ट डिडक्शन वगैरह ना की जाए, उनको प्रिवेंट किया जा सके। उसकी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग द मोड टाइम एंड कंडीशन ऑफ वेज पेमेंट। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि कितना यहाँ पे वेजेस दिया जाएगा, मोड क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मोड टाइम एंड कंडीशन ऑफ वेज पेमेंट। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला, इन ऑर्गेनाइजेशन विद लेस देन 1000 एम्प्लॉयज वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 7 डेज आफ्टर द वेज पीरियड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई कंपनी जहां पर 1000 से कम लोग काम करे तो वहां पर जैसे ही मतलब कि वेज पीरियड हो गया तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर में पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। जैसे अगर 30 तारीख को महीना लगता है तो 30 तारीख के बाद 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक उसे यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और अगर 31
को महीना लगता है तब भी यहाँ पे 7 तारीख को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे महीना पूरा हो गया है, वेज पीरियड हो चुका है, उसके 7 दिनों में पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पर 10 डेज के अंदर अंदर में, यानी विद इन 10 डेज आफ्टर द वेज पीरियड यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और ये जो पेमेंट की जाती है वो करेंसी नोट्स में की जाती है, डिफॉल्ट मेथड है। पर अगर कई केसेस में अलाउ है तो चेक या फिर एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो पैसा डिपॉजिट करवाया जा सकता है। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और क्लियर, फटाफट से बता दीजिए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं। एनी डाउट? और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एचआरएम इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएम एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स में आसानी से एनरोल जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। और अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDEN, ठीक है। तो इस कूपन कोड का यूज करके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर यहाँ पे ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो कूपन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KUNDEN। तो इस कूपन कोड का यूज करके आप हमारे कॉम्बो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको 5% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एम्प्लॉयज वो सैलरी wages do not exceed 21,000 per month, which of the following is true regarding the bonus eligibility? देखो, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है 1965 ये लेकर आया गया था ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो बोनस दिलवाया जा सके। यानी देखो, जब एम्प्लॉयज अच्छा काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, जब कंपनी यहाँ पर अच्छा काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयज को यहाँ पर कुछ ना कुछ बोनस जो है वो जरूर दे, ताकि एम्प्लॉयज को जो भी उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसका बेनिफिट जो है वो मिल सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऐसे एम्प्लॉयज की जिसकी जो सैलरी ऑफ वेजेस है वो 21,000 से कम है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ता है बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए? पहले देखो, रिक्वायर्स मिनिमम 30 डेज ऑफ वर्क इन द एस्टैब्लिशमेंट। उसे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कम से कम 30 दिन का काम जो है वो करा होना चाहिए, या फिर 60 डेज का, या फिर 90 डेज का। तो क्या है यहाँ पर बोनस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? फटाफट से बता दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। एनीबॉडी फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो जो क्राइटेरिया है वो है ऑप्शन ए, रिक्वायर्स मिनिमम 30 डेज ऑफ वर्क इन द एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उसे कम से कम 30 दिनों तक काम किया होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकता है इस एक्ट के अंदर बोनस के लिए, अदरवाइज नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेजेस ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, व्हाट इज द मिनिमम लोन बोनस परसेंटेज दैट एम्प्लॉयर मस्ट पे टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की, तो मिनिमम बोनस परसेंटेज कितनी है? तो 5%, 8.3%, 10% या फिर 12%। तो जो हमारे प्रोविजन है वो क्या है कि अगर कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉय है, उसकी जो सैलरी है उसके 8.33% या फिर 100, इसमें से जो भी हायर है उसके इक्वल जो है बोनस दिया जाएगा। जैसे अगर मान के चले एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 का अगर आप 8.33% निकालो, 10,000 का अगर आप 8.33% निकालो तो 833 रुपये हो जाएगा। तो 833 और 100 इनमें से हायर कौन है? तो 833, तो 833 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा। आपको 833 रुपये का बोनस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो कैप है वो 20% है, यानी कि जो कंपनी है वो मैक्सिमम 20%, जो सैलरी का 20% है उसके इक्वल ही बोनस दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976? यहाँ पर जो हमारा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है 96 का? पहले देखो, टू इंश्योर इक्वल प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन इन द वर्क प्लेस, ठीक है, या फिर टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द वेजेस एंड इंश्योर इक्वली पे फॉर इक्वल वर्क, या फिर टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, या फिर मैंडेट इक्वल वर्क आवर्स फॉर मैन एंड वुमेन एम्प्लॉयज। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो हमारा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है 1976, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फटाफट से चार बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ करेक्ट आंसर। देखो, जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो नॉर्मली आप देखोगे कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, जो वुमेन्स होती है उनको कम पे किया जाता है एज कंपैरिजन टू मैन, ठीक है, ये जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 जो लेकर आया गया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वुमेन है और मैन है, अगर वो सेम तरह का काम कर रही है तो उसको सेम ही रेम्युनरेशन जो है वो दिया जाएगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वेजेस के अंदर, उसको यहाँ पे जो है एलिमिनेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लिसिट नॉलेज इज इजिली कोडिफाइड एंड कम्युनिकेटेड, इट कैन डॉक्यूमेंट्स रिटन डाउन एंड एक्सप्रेस थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज, विच नॉलेज सोर्स प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट नॉलेज। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जो नॉलेज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक होती है टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जिसको हम आसानी से कोडिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको किसी डॉक्यूमेंट पर लिख सकते हैं और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल के मान के चलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, तो उसको आप कॉपी पे लिख कर एम्प्लॉयज को दे सकते हो, तो वो आपका आ जाता है एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर। तो इसमें से कौन सा ऐसा नॉलेज सोर्स है जो कि हमें एक्सप्लिसिट नॉलेज प्रोवाइड करेगा? पहले देखो, यूजर गाइड्स, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा ऐसा नॉलेज सोर्स है जो कि हमें एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है? यूजर गाइड्स, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यूजर गाइड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग मैनुअल। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो ये जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है, यानी कि एम्प्लॉय ने जो भी एक्सपीरियंस किया, उससे जो सीखा, वो नॉलेज उसके माइंड में है और उसको आसानी से कोडिफाई करना, कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये आपका टैसिट नॉलेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। How is the knowledge held by employees who have used CRM system in previous job classified? ठीक है, देखो, एक यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय था, ठीक है, जो पहले सीआरएम सिस्टम के अंदर जो है वो काम करता था और उसने मान के चलो 5 सालों तक यहाँ पर काम किया। तो उस 5 सालों में उसने जो भी सीखा वो सारी नॉलेज उसके माइंड में है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कहेंगे, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज कहेंगे, टैसिट नॉलेज कहेंगे, या फिर फॉर्मल नॉलेज कहेंगे? क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? इसे हम किस तरह की नॉलेज कहेंगे? एक्सप्लिसिट नॉलेज, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, टैसिट नॉलेज, या फिर फॉर्मल नॉलेज? एनीबॉडी फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, टैसिट नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। टैसिट नॉलेज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, टैसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जिसको कोडिफाई करना काफी मुश्किल होता है और हम उसे आसानी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने ड्राइविंग सीखी है, ठीक है, तो जो भी हमने सीखा है वो हमारे पास है, उसको आप किसी दूसरे पर्सन के सामने ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बता सकते हो कि ऐसे ब्रेक लगानी है, ऐसे क्लच दबाना है, ठीक है, पर एक्चुअली वो जो चीज सीखेगा वो खुद से सीखेगा, आप उसको ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते। तो टैसिट नॉलेज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, which method involves learning by doing where the employees use a CRM software in their daily task under the supervision। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो काम को करके सीखता है? जैसे अगर मान के चलिए जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है और वो एम्प्लॉय जो सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करता है, उसके ऊपर डेली टास्क परफॉर्म करता है सुपरविजन के अंदर और उससे सीखता है। तो ये किस तरह का यहाँ पर मेथड है
चीजों को लर्न करने का। पहले देखो ट्रेनिंग मैनुअल्स के थ्रू, यूजर गाइड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? अगर कोई पर्सन, कोई बंदा काम को करके सीख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, काम को करते करते ही उसकी ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ करेक्ट आंसर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉलेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस encompassing various steps, gathering, organizing, sharing and analyzing the knowledge of individuals group across the organization. Which of these are term are related with knowledge management? देखो, नॉलेज मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी नॉलेज है, चाहे वो इंडिविजुअल के पास है, चाहे वो कंपनी के पास है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, ठीक है, उस नॉलेज को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और जिन लोगों को नॉलेज की जरूरत है उन लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाना, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो। तो इसमें से कौन सी सी टर्म है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर रिलेटेड है? पहले देखो, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म्स, चीफ नॉलेज ऑफिसर, नॉलेज हार्वेस्टर या फिर नॉलेज गेनर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है? नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म, चीफ नॉलेज ऑफिसर, नॉलेज हार्वेस्टर या फिर नॉलेज गेनर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म, चीफ नॉलेज ऑफिसर और नॉलेज हार्वेस्टर, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म क्या होती है? देखो, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर चुकी होती है सक्सेसफुली। यानी कि कोई भी कंपनी अगर सक्सेसफुली नॉलेज मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर लेती है, उसका यूज करना स्टार्ट कर देती है, तो वो आपकी नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म कहलाती है। उसके बाद चीफ नॉलेज ऑफिसर, ये कंपनी का वो ऑफिसर होता है जो कि पूरी की पूरी नॉलेज मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने का जो है वो काम करता है, उसे इंश्योर करता है कि जो नॉलेज है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर कलेक्ट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और लोगों तक सही तरीके से जो है वो पहुंचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉलेज हार्वेस्टर। नॉलेज हार्वेस्टर कौन होते हैं? ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि जो कि यहाँ पर नॉलेज को कलेक्ट करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो करते हैं। देखो, चीफ नॉलेज ऑफिसर का काम है सब चीजों को मॉनिटर करना कि सब काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर ये जो नॉलेज हार्वेस्टर होते हैं ये बेसिकली नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जैसे लोगों से बात करके, उनका इंटरव्यू लेके, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे कोर्सेज बनाते हैं, फिर उस नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं बाकी एम्प्लॉइज के पास, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि रिलेटेड थी नॉलेज मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एचआरएम के मॉड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।